क्या लिखा है। देखो यहाँ पे पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ओपनिंग डेट क्या है। 1 अप्रैल 2021 है हमारा ओपनिंग डेट, हाँ या ना। तो इसको पहले हम लोग लिखते हैं। 1 अप्रैल 2021 है मेरा ओपनिंग डेट, तो 31 मार्च 2022 होगा मेरा लास्ट डेट। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ही सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब करेंट ईयर का सेल 20% ज्यादा था लास्ट ईयर के सेल से। ठीक है या नहीं। क्या बोला है, मैं लिखकर समझाती हूँ। बोलता है कि करेंट ईयर का जो सेल्स है वो ज्यादा है लास्ट ईयर के सेल से। मतलब जो भी लास्ट ईयर का सेल होगा उसमें प्लस 20% हमको करना है। क्या ये बात क्लियर। करेंट ईयर का जो सेल है वो 20% ज्यादा है लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का जो भी है उसमें आप प्लस 20% करोगे तो आपको करेंट ईयर का सेल मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ही ऑलवेज सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25%। 25% किसका, कॉस्ट का। तो ये लाइन भी हम लोग लिख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 25%, 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। और बोला है कि 20% टोटल सेल, मतलब टोटल सेल का जो भी 20% होगा वो कैश सेल होगा। कैश सेल कितना होगा, कैश सेल कितना होगा 20% टोटल सेल, टोटल सेल का 20% कैश सेल होगा। तो 80% क्रेडिट सेल होगा। और क्या बोला, देयर वेयर नो कैश परचेस, ध्यान रखना सब में कोई कैश परचेस नहीं है। सब में कोई कैश परचेस नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और देखो क्या बोला है यहाँ पे, एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को लास्ट ईयर का गिवन है, हाँ या ना। अपने को ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर का गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 30,000, हाँ या ना। तो यहाँ से मेरे को सेल मिल जाएगा कि नहीं। कैसे सेल मिलेगा मैं बताती हूँ आपको। देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखा है 25% ऑन कॉस्ट, हाँ या ना। ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है 25% ऑन कॉस्ट। आपको पता है इनटू के पास जो होता है उसको हम लोग 100 ले लेते हैं, हाँ या ना। इनटू के पास जो भी होगा उसको 100 लेंगे, तो लेट कॉस्ट बी 100। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ या ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी 100। तो 100 का 25% कितना होता है 25। 25 क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो फिर सेल्स कितना होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस 25 125, हाँ या ना। यहाँ पे देखो क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो हमको सेल्स निकालना है लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का हम लोग सेल्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है और सेल्स निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है और अपने को क्या निकालना है, सेल्स। तो पहले हम लोग लेट को फिट करेंगे। लेट के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25 और सेल्स है 125। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 30 हुआ तो सेल्स कितना आएगा 125 बाई 25 इंटू 30,000। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन इधर लिख लेते हैं कि सेल्स ऑफ लास्ट ईयर कैसे आएगा, 125 बाई 25 इंटू 30,000, 1.5 लाख। ठीक है। क्या ये प्रोसेस क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर का गिवन था। मेरे को पता है ग्रॉस प्रॉफिट 20% कॉस्ट का होता है, इनटू के बाद जो होता है उसको हम लोग 100 ले सकते हैं। तो मैंने कॉस्ट को 100 लिया, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 है तो 100 का 25% 25, 25 ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो सेल कितना हुआ 125। मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है और मेरे को सेल निकालना है। तो 25 अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो सेल 125 हुआ। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर 30 है तो सेल्स कितना होगा, इतना होगा। तो लास्ट ईयर का सेल्स इतना है। अब करेंट ईयर का हम लोग सेल्स निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर के सेल्स में प्लस 20% करेंगे तो करेंट ईयर का सेल आएगा। तो लिखो करेंट ईयर का सेल, लास्ट ईयर का सेल कितना था 1.5 लाख।
इस साल 20% ज्यादा हुआ है, कैलकुलेटर में करो कितना होगा, प्लस 20% करो 180 आएगा, हाँ या ना। तो इस साल का सेल कितना हुआ, 1,80,000 हुआ। अब कैश सेल कितना है, 20% ऑफ टोटल सेल। कॉपी में लिखो कैश सेल इक्वल टू 20% किसका, टोटल सेल। टोटल सेल करेंट ईयर में कितना हुआ है। अच्छा कैश सेल कौन से ईयर का, डेफिनेटली करेंट ईयर का। कैश सेल क्रेडिट सेल हम लोग किसका निकालेंगे, करेंट ईयर का ही निकालेंगे। तो कैश सेल 20% किसका, टोटल सेल। करेंट ईयर में टोटल सेल कितना हुआ है, 180। तो 180 का 20% करो 36। तो फिर क्रेडिट सेल्स कितना आएगा हम लोग निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ में आया। करेंट ईयर में इतना सेल हुआ है, तो ये हुआ मेरा टोटल। करेंट ईयर का सेल 180 है, मतलब टोटल सेल 180 है। तो 180 का 20% करो, कैश सेल आएगा। अब 80% करेंगे हम लोग, 80% करेंगे तो क्रेडिट सेल आएगा। क्या ये बात क्लियर। ओके। अब यहाँ तक हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। कैश सेल का एंट्री क्या होता है, ध्यान से समझो। कैश सेल का एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा, हाँ या ना। 36,000। अब क्रेडिट सेल भी है, तो क्रेडिट सेल का भी एंट्री लिख लो। क्रेडिट सेल का भी एंट्री लिख लेते हैं। डेटर अकाउंट डेबिट 144 टू सेल्स अकाउंट 140। ठीक है। अब एक एक करके पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश डेबिट हुआ है, कैश के डेबिट में लिखो। यहाँ पे कैश और बैंक है, कुछ नहीं बोला तो कैश में डाल दो 36। क्या बोल के, टू सेल्स अकाउंट। फिर हम लोग सेल्स में जाएंगे। सेल कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में लिखो बाई सेल्स अकाउंट, और इधर लिख दो कैश सेल्स, जो कि कितना था 36। यहाँ पे लिखेंगे 36। फिर डेटर अकाउंट एक मेरे को बनाना होगा, एक एफ में डेटर अकाउंट बनाते हैं। एक डेटर अकाउंट बना लेते हैं। डेटर का ओपनिंग होता है टू बैलेंस बीडी। देखो सम करते जाओ, अपने आप आपका हो जाएगा टैली, ठीक है। बस ये कि आपको करते हैं ना, घबराना नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया बाई बैलेंस सीडी। अब डेटर डेबिट हुआ है, तो डेटर के डेबिट में लिखेंगे 144। क्या बोल के, टू सेल्स अकाउंट। फिर सेल्स आप लिख लो, सेल्स क्रेडिट। सेल्स का आएगा ट्रेडिंग में, तो 144 आएगा। क्या बोल के, प्लस क्रेडिट सेल्स। तो सॉल्व करोगे तो 180 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, क्या है। फिर देखो 1 अप्रैल 21, मतलब ओपनिंग में स्टॉक लेवल ये हो के 30,000 हो गया, हाँ या ना। अब आपको लग रहा है कि दीदी ये ओपनिंग स्टॉक होगा, आंसर नहीं। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन है 20, तो ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, हाँ या ना। और देखो क्या लिखा है, यही स्टॉक हमने पूरे साल भर मेंटेन किया है। अगर यही स्टॉक मैंने साल भर मेंटेन किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 30,000। क्या ये बात क्लियर है क्या। ओके। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। अच्छा बैलेंस शीट किस तरीके का बनाओगे, यहाँ पे देखो गिवन क्वेश्चन में पहले फिक्स एसेट है, हाँ या ना। फिर करेंट एसेट है, तो हम भी वैसे ही करेंगे। अच्छा पहले एंट्री लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना है, 30,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 30,000। एक बार मैं फिर बोलती हूँ, ध्यान से समझना। देखो 1 अप्रैल को स्टॉक का लेवल ये सो के 30 हो गया, और यही स्टॉक मैंने पूरे साल भर मेंटेन किया है, तो लास्ट डे पे स्टॉक कितना आ गया होगा, 30। तो क्लोजिंग स्टॉक 30, और ओपनिंग तो ऑलरेडी 20 गिवन है, तो ओपनिंग में 30 हो ही नहीं सकता। अब हम लोग पहले क्लोजिंग स्टॉक में जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट में लिखो फिक्स एसेट, फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो कि है 30,000। फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो 30,000। ट्रेडिंग के क्रेडिट में 30,000। क्या बोल के, बाई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या है,
यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना। यहाँ पे एक मिनट। ओके। यहाँ पे मैं, देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, हाँ या ना। मेरे को एक चीज बताओ, जैसे यहाँ पे सेल्स मेरे को पता है 180 टोटल है, हाँ या ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ या ना। एक बार मेरा बात ध्यान से समझने का कोशिश करो। देखो सेल्स मेरे को पता है कि टोटल कितना है, 180 है, हाँ या ना। ये जो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है ना, 25% ऑफ कॉस्ट, ये यूनिफॉर्म है। मतलब आप 1 यूनिट सेल करो, 10 यूनिट सेल करो, 100 यूनिट सेल करो, कभी भी करो, ठीक है या नहीं। कुछ नहीं बोला तो हर साल 25% कॉस्ट ही रहेगा। मतलब ये इक्वेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर अगर लास्ट ईयर 25% कॉस्ट था, कुछ नहीं बोला तो इस साल भी पक्का 25% कॉस्ट होगा। इनफैक्ट 1 यूनिट सेल करो या 10 यूनिट सेल करो, इक्वेशन ये सेम ही रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या आई हूँ कि मेरे पास टोटल सेल है, हाँ या ना। तो टोटल सेल है तो ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं कि नहीं। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो वहां से क्या निकल जाएगा, परचेज निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? क्या टोटल सेल है मेरे पास, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे, या तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो, या फिर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल लेते हैं। फिर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो फिर वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, परचेज निकालेंगे। क्या ये बात समझ में आया? तो चलो ये कर लेते हैं। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम लोग निकालेंगे कौन से ईयर का, डेफिनेटली करेंट ईयर का, हाँ या ना। कैसे निकालोगे? देखो मेरे पास सेल्स है, मेरे पास क्या है, सेल्स है, और अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट को फिट करेंगे। लेट के हिसाब से सेल कितना है, 125, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 100। अगर सेल 180 है टोटल, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, ये कंप्यूटेशन अपने को यहाँ पे दिखाना है। 144 आएगा, ठीक है या नहीं। 144, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 144। अब लिखो कॉपी में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 144। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना, इक्वल टू 144। क्या ये बात क्लियर? यहाँ पे चेक करते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है कि नहीं। यहाँ पे चेक करेंगे कोई डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है क्या, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक एक बार चेक करना, ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन होगा 20,000 प्लस परचेज। क्लोजिंग स्टॉक अभी हमने लिखा था 30,000, सॉल्व करके 144 आया। तो परचेज कितना होगा, 144 माइनस 20,000 प्लस 30,000, तो परचेज इक्वल टू कितना होगा, 154, ठीक है। अब ये देखो ये टोटल परचेज है, ऑलवेज ध्यान रखना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल होता है, तो ये टोटल परचेज है। ये क्या है मेरा, टोटल परचेज, ठीक है। अब क्वेश्चन में याद है लिखा था कि कोई कैश परचेज नहीं है सब में, हाँ या ना। तो ये पूरा का पूरा अपना क्या हो गया, क्रेडिट परचेज। ये पूरा का पूरा अपना हो गया है क्रेडिट परचेज, ठीक है। अब हम लोग क्या एंट्री लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, कितना, 150। अब परचेज सबसे पहले कहा जाएगा ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में लिखो टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रख देंगे, इधर लिखेंगे टू परचेज अकाउंट 150 को, इसको डायरेक्ट लिख दो क्योंकि कैश परचेज तो है नहीं। अब अच्छा क्रेडिटर अकाउंट एक बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग एक क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं पहले। एक क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं।
क्रेडिटर देखो क्रेडिट नेचर का होता है, तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिटर क्रेडिट हुआ है, क्रेडिटर के क्रेडिट में लिखो 154, क्या बोल के बाई परचेज अकाउंट। ठीक है, अब आगे और देखते हैं क्या गिवन है। अब देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर 1,40,000 है, हाँ या ना, ऑफ विच 35,000 was received in cash। देखो टोटल कलेक्शन डेटर से 140 हुआ है, जिसमें 35,000 मेरे को कैश में हुआ है, तो बाद बाकी चेक से हुआ होगा। मेरे को डेटर से पैसा मिला है, हाँ या ना, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। कैश में कितना मिला है अपने को 35, तो बाद बाकी चेक से मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 140 से 35 माइनस करो, 1,05,000 टू डेटर अकाउंट, हाँ या ना। अब हम लोग कर लेते हैं कैश और बैंक के डेबिट में लिख लेते हैं। कैश और बैंक के डेबिट में, कैश के डेबिट में 35 और बैंक के डेबिट में 1,05,000, क्या बोल के टू डेटर अकाउंट। फिर डेटर के क्रेडिट में लिखो 140, डेटर के क्रेडिट में 140, क्या बोल के बाई कैश अकाउंट बाई बैंक अकाउंट। 35 होगा और 1,05,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। देखो डेटर से 1,40,000 मिला, जिसमें 35,000 मेरे को कैश में मिला, तो बाद बाकी चेक से मिला होगा। अब बिजनेस एक्सपेंस कितना है, 20,000। बिजनेस एक्सपेंस कितना है, 20,000, जिसमें 5,000 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है या नहीं, इसको मैं लिख के समझाती हूँ। देखो बिजनेस एक्सपेंस है 20,000, लिख लिख के समझते हैं क्या बोला है। देखो बिजनेस एक्सपेंस है 20,000, ठीक है या नहीं। अब इसमें क्या बोला है, बिजनेस एक्सपेंस 20,000, जिसमें 5,000 तो आउटस्टैंडिंग रह गया और 6,000 मैंने चेक से पे कर दिया। इसमें से 5,000 क्या है आउटस्टैंडिंग और 6,000 मैंने पे किया है चेक से। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा ध्यान से देखते हैं। देखो बिजनेस एक्सपेंस तो डेबिट होगा, हाँ या ना, खर्चा तो डेबिट होता है, तो बिजनेस एक्सपेंस डेबिट 20,000। 5,000 आउटस्टैंडिंग है, तो लिखो टू आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट। 6,000 मैंने चेक से पे किया है, तो मेरे यहाँ से पैसा गया, तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक 6,000। देखो इतना आउटस्टैंडिंग, इतना चेक से पे किया, तो बाद बाकी कैश से पे किया होगा, तो टू कैश अकाउंट कितना होगा कहो तो 20 -5 -6, तो होगा 9। ठीक है, अब एक एक को कंप्लीट करते हैं। बिजनेस एक्सपेंस पीएल में आएगा, तो पीएल में लिखो 20,000, क्या बोल के टू बिजनेस एक्सपेंस अकाउंट। अब आउटस्टैंडिंग कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी में लिखो, यहाँ पे देखो कैपिटल होगा, फिर लॉन्ग टर्म लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस। कितना है आउटस्टैंडिंग, 5,000। फिर बैंक और कैश के क्रेडिट में लिखना है, बैंक में लिखना है 6,000, बैंक में लिखना है 6,000 और कैश में लिखना है 9,000 बाई बिजनेस एक्सपेंस। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से लिखना, ठीक है। बैंक में 6 होगा, ठीक है, तो बैंक में 6 फिर कैश में 9 बाई बिजनेस एक्सपेंस हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। एनालिसिस ऑफ द पासबुक, जब भी पासबुक खोलेगा ना तो समझ लेना कि ये सब बैंक के थ्रू हुआ है। पासबुक को जब मैंने एनालाइज किया तब क्या पता चला, पेमेंट टू क्रेडिटर इतना हुआ, क्रेडिटर को मैंने पे किया है। पासबुक बोला मतलब बैंक से पे हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 137,500, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 137,500। ठीक है, अब क्रेडिटर के डेबिट में लिखो 137,500, 137,500, क्या बोल के टू बैंक अकाउंट। अब बैंक के क्रेडिट में लिखो 137,500,
क्या बोल के, बाई क्रेडिटर अकाउंट। मतलब जो समझ में आया ना वो करते जाओ, अपने आप आपका लास्ट में टैली कर जाएगा सब। फिर और क्या लिखा है देखो, पर्सनल डुआइंग्स, ठीक है या नहीं, डुआइंग्स हुआ है तो डुआइंग्स डेबिट, और पासबुक मतलब बैंक से गया है तो डुआइंग्स डेबिट टू बैंक होगा। तो लिखो डुआइंग्स अकाउंट, डुआइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7500। अब डुआइंग्स क्या होगा, कैपिटल से कम हो जाएगा, यहाँ पे लिखो कैपिटल और माइनस डुआइंग्स 7500। फिर बैंक के क्रेडिट में लिखो 75, क्या बोल के, बाई डुआइंग्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक डेबिट टू कैश। बैंक में डिपॉजिट किया है हमने तो बैंक में तो पैसा आया होगा, बैंक में डिपॉजिट करोगे तो बैंक डेबिट, बैंक डेबिट टू कैश होगा। कितना है, 71500। बैंक के डेबिट में लिखेंगे 71500, बैंक के डेबिट में 71500, क्या बोल के, टू कैश अकाउंट। अब देखो ये देखो, अगर कोई भी जर्नल में बैंक और कैश ही हो और कुछ भी ना हो तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, ठीक है। और जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा तब आप क्या करोगे, आपको एक लेजर फॉलियो का कॉलम बनाना होगा, मैं बताती हूँ। एक अपने को लेजर फॉलियो का कॉलम बनाना होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले एक सर्कल बनाओगे और उसके अंदर सी लिख देना। समझ में आया कि नहीं, एक चीज पहले ध्यान से समझो। मान लो आप डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम या मल्टीपल कॉलम कैश बुक बना रहे हो, ठीक है। और ऐसा कोई जर्नल है जिसमें सिर्फ बैंक और कैश ही आया है तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रा एंट्री का खासियत क्या है कि वो दोनों तरफ आएगा, मतलब डेबिट की तरफ भी आया है, क्रेडिट की तरफ भी आया है। तो आप क्या कहोगे, लेजर फॉलियो जो कॉलम होगा उसमें आप सर्किल करना और उसके अंदर आप क्या लिख दोगे, सी लिख दोगे, ठीक है। अब कैश के क्रेडिट में लिख देते हैं 71500, 71500, क्या बोल के, बाई बैंक अकाउंट, और सर्कल करना और उसके अंदर सी लिख देना है अपने को। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, कैश हमने निकाला है बैंक से, बैंक से निकाला है तो टू बैंक हो जाएगा। बैंक से निकाला है हमने तो टू बैंक अकाउंट 12000, और कैश अकाउंट डेबिट 12000। अब ये भी देखो, देखो इस जर्नल में सिर्फ कैश और बैंक है और हम लोग डबल कॉलम बना रहे हैं तो ये हो गया कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। क्योंकि कैश और बैंक ही है ओनली और कोई अकाउंट इसके साथ नहीं है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। कैश के डेबिट में लिखेंगे 12000, क्या बोल के, टू बैंक अकाउंट, और सर्किल के अंदर आप सी लिख देना। फिर बैंक के क्रेडिट में 12000 होगा, बैंक के क्रेडिट में 12000, क्या बोल के, बाई कैश अकाउंट, और सर्किल के अंदर सी लिख देना। फिर आगे देखते हैं और क्या लिखा है। देखो आगे लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट एज पर लास्ट ईयर, हाँ या ना, जो कि हम लोग कर चुके हैं। फिर आगे देखो डेप्रिसिएशन अपने को दिखाना है बिल्डिंग पर, हाँ या ना, डेप्रिसिएशन दिखाना है बिल्डिंग के ऊपर। तो चलो पहले बिल्डिंग से रिलेटेड सब में देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो ओपनिंग बिल्डिंग का वैल्यू है 32,500, पहले ये लिख लेते हैं। बिल्डिंग से रिलेटेड जो है पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1 अप्रैल 21 में ओपनिंग है और 31 मार्च
22 हमारा क्लोजिंग है। बिल्डिंग से रिलेटेड सारे पॉइंट को एक साथ ले लेते हैं। बिल्डिंग का ओपनिंग है 32,500। और देखते हैं कि और क्या है पूरे सब में बिल्डिंग से रिलेटेड। अभी तक तो यहाँ तक अपने को कुछ नहीं दिखा, बस एक डेप्रिसिएशन दिखा है 5%। एक डेप्रिसिएशन है 5%। ठीक है। अच्छा, अगर ओपनिंग में बिल्डिंग 32,500 है तो क्लोजिंग में भी बिल्डिंग कितना होगा? पक्का 32,500, हाँ या ना? तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग नहीं बनाए हैं क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो 32,500। बिल्डिंग 32,500। अब अपने को देखो डेप्रिसिएशन दिखाना होगा, डेप्रिसिएशन नहीं है बुक में। तो डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। डेफिनेटली साल भर का होगा क्योंकि ओपनिंग से ही पड़ा हुआ है। 32,500 का 5%। 1625। और डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? पीएल में आएगा। पीएल में लिखो 1625 टू डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग अकाउंट। अब सिमिलरली इस तरीके से फर्नीचर का भी गिवन है। फर्नीचर 5% है। पहले ओपनिंग लिख लेते हैं 5,000। ओपनिंग 5,000 है। अब देखो डेप्रिसिएशन बोला है इसे 5%, हाँ यार। और सब में कुछ नहीं बोला तो पक्का क्लोजिंग फर्नीचर भी कितना होगा? 5,000 ही होगा। अब ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो फर्नीचर 5,000। और डेप्रिसिएशन दिखाना होगा, बिल्कुल भी बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो 5% डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। माइनस डेप्रिसिएशन 5,000 का 5% 250। और डेप्रिसिएशन पीएल में भी आएगा तो पीएल में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट 250। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मोटर कार पे डेप्रिसिएशन दिखाना है। ओपनिंग मोटर कार कितना है? 20,000, हाँ या ना? सॉरी, ओपनिंग मोटर कार है 9,000। तो ये लिख लिख के करते हैं। ओपनिंग में मोटर कार है 9,000। और सब में बस बोला है डेप्रिसिएशन दिखाना है 20%। ठीक है। कुछ नहीं बोला तो पक्का क्लोजिंग में भी मोटर कार कितना होगा? 9,000, हाँ या ना? अब ओपनिंग बैलेंस शीट तो ऑलरेडी गिवन है, बनाने का जरूरत नहीं है। क्लोजिंग में लिखो 9,000। मोटर कार 9,000। अब डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लिखो माइनस डेप्रिसिएशन 20% करना है तो 9,000 का 20%। और डेफिनेटली पूरे साल पर था तो 12 महीना आप कर लेना 1,800। डेप्रिसिएशन पीएल में भी आएगा 1,800। फिर आगे देखते हैं और क्या है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो भी अमाउंट डिफ्लेक्टेड, द अमाउंट डिफ्लेक्टेड बाय द कैशियर मे बी ट्रीटेड एज रिकवेबल फ्रॉम इन। मतलब कि अगर कुछ भी कैश में कम आएगा तो मान लेना कि इतना अमाउंट मेरे को कैशियर से मिलना है। ठीक है। ठीक है, ये तो कैश अकाउंट टैली करके पता चलेगा। और यहाँ पे देखो ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट को चेक करते हैं कि कोई पॉइंट रह गया है कि नहीं। जैसे ओपनिंग कैपिटल 48,000 है, हाँ या ना? तो कैपिटल 48,000 हुआ नहीं है लिखना, लिख लेते हैं 48। फिर यहाँ पे देखो लोन अकाउंट है 15,000, ये लिख लो। लोन लिख लेते हैं 15,000। फिर एक बार चेक करो ना क्या है। क्रेडिटर्स है
क्रेडिटर्स याद है, हम लोग शायद एक्स्ट्रा लेजर बनाए थे क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स का यहाँ देखो लेजर बना हुआ है, ओपनिंग लिख लो 31,000। फिर एसेट में आओ, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, मोटर कार हो गया, ओपनिंग स्टॉक, हाँ या ना। ओपनिंग स्टॉक एक ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है और ट्रेडिंग में आता है। ट्रेडिंग में लिखा है हमने ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में लिख लो टू ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है क्या? ओपनिंग स्टॉक एक ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा और एक कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में देखो ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो 20,000। डेटर का ओपनिंग 17,000 है। डेटर का बैलेंस बीडी हमने लिखा है तो लिख लो 17,000। कैश और बैंक का ओपनिंग गिवन है तो यहाँ पे लिखो टू बैलेंस बीडी। कैश कितना है 2,000 और बैंक है 8,500। कैश को टैली करो, जो भी डिफरेंस आएगा वो हम कैशियर से मेरे को मिलेगा, ठीक है। कैशियर से मिलेगा मतलब कैश के क्रेडिट में ही डिफरेंस आना है। एक बार चेक कर लो किधर आएगा। देखो 4,500 का डिफरेंस आएगा, इतना अमाउंट हम लोग कैशियर से लेंगे। तो लिखो बाई अमाउंट रिकवेबल, बाय अमाउंट रिकवेबल, इतना अमाउंट रिकवर हम लोग करेंगे किससे, कैशियर से, ठीक है। अब ये वाला क्या होगा, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहा जाएगा मैं बताती हूँ। मेरे को बताओ 4,500 से कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, हाँ या ना। 4,500 से कैश क्या हुआ है, क्रेडिट। तो हम लोग लिख कर समझते हैं। देखो कैश हुआ है क्रेडिट 4,500 से, तो अमाउंट अपने को मिलेगा कैशियर से, ये क्या होगा, डेबिट होगा, हाँ या ना। अब अमाउंट रिकवेबल फ्रॉम कैशियर बैलेंस शीट में कहा जाएगा, क्योंकि ये डेबिट है तो ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा एसेट की तरफ, हाँ या ना। ये जो अमाउंट रिकवेबल फ्रॉम कैशियर है ये सब में डेबिट हुआ है तो ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा, डेबिट वाले कहा जाते हैं एसेट में। तो इसको हम लोग एसेट में लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक के बाद क्या होता है। देखो डेटर हो, स्टॉक हुआ फिर डेटर होगा, स्टॉक डेटर फिर कैश होगा, फिर अदर करेंट एसेट। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग अमाउंट रिकवेबल फ्रॉम कैशियर 4,500। क्या ये बात क्लियर? इस जर्नल में देखो कैश क्रेडिट हुआ है, अमाउंट रिकवेबल, और इतना हम लोग रिकवर करेंगे कैशियर से, तो इतने से मैंने डेबिट कर दिया। अब डेबिट वाले बैलेंस शीट में कहा जाएंगे, एसेट में, तो मैंने एसेट में लिखा है। एसेट में भी कहाँ पे, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, भी अदर करेंट एसेट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब बैंक को तो टैली करना, बैंक का कुछ बोला नहीं है, और देखो बैंक का ना सीडी नहीं दिया हुआ है, तो टैली करके बैंक का सीडी मिलेगा अपने को। 22,000 का डिफरेंस आएगा तो बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। अब ये कैश, ये बैंक का जो क्लोजिंग वैल्यू है ये बैलेंस शीट में आएगा, तो कहाँ पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, कैश। कैश का तो कोई क्लोजिंग बैलेंस है नहीं तो इधर लिख दो बैंक में 22,000। तो हमारी कैश बुक हो गया कंप्लीट, और हमने क्या बनाया था, हमने कुछ एक्स्ट्रा लेजर बनाए थे। जैसे यहाँ पे अपने को डेटा का क्लोजिंग मिल जाएगा, ठीक है। अब एक एक चीज को लेके कंप्लीट करते हैं क्योंकि यहाँ पे लेजर बना हुआ है। देखो डेटा का ओपनिंग बैलेंस कहा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, यानी तो अब हम लोग सेल्स लिखेंगे, हाँ या ना। तो सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स कहा जाएगा ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में देखो सेल्स आया हुआ है 144,
फिर यहाँ पे देखो डेटर क्रेडिट है और कैश एंड बैंक डेबिट है। देखो कैश एंड बैंक में टू डेटर लिखा हुआ है 35 और 1,05,000, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो डेटर का क्लोजिंग है, तो ये 21,000 हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे। स्टॉक के बाद ही डेटर आएगा, तो डेटर का लिख लो 21,000। अब हम लोग क्रेडिटर को टैली करेंगे, यहाँ पे सीडी मिल जाएगा अपने। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले बैंक क्रेडिट हुआ है, हाँ या ना। बैंक के क्रेडिट में देखो बाई क्रेडिटर आया हुआ है कि नहीं। देखो बाई क्रेडिटर 137,500 आया हुआ है, हाँ या ना। फिर देखो क्रेडिटर का क्लोजिंग वैल्यू है, ये कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखो 147,500। फिर ओपनिंग कहा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो हम बना नहीं रहे हैं। परचेस कहा जाएगा ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में चेक करो आया हुआ है कि नहीं 154। ये देखो 154 परचेस आया हुआ है, ठीक है। और क्या एक्स्ट्रा हमने बनाया था, और तो हमने कुछ नहीं बनाया एक्स्ट्रा। अब टैली करना है अपने को, क्योंकि क्योंकि ऑल सारे पॉइंट्स तो हो गए हैं, अब सिर्फ टैली करना है, चलो कर लेते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी होगा, और फिर नीचे क्या लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ट्वेल्व 32,500 का डिफरेंस आएगा, जो कि कैपिटल में चला जाएगा। डैश देके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। अब कैपिटल में हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस नेट प्रॉफिट 12,32,500। अब बैलेंस शीट एक बार टैली करके देखो। देखो इस तरीके से हम लोग का सम कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर कर